नहीं, देखिए, एनकाउंटर नाम की कोई भी जो जस्टिस के अंदर में कोई भी जगह नहीं है। अगर आप एनकाउंटर करते हैं तो मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के अंदर जो एनकाउंटर है वो फिक्स एनकाउंटर है, को नहीं बना ये एनकाउंटर आपको क्या लगता है गैर संवैधानिक है? गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और एक विशेष वर्ग के प्रति ये राज्य सरकारों की सोच को दिखाती है कि किस प्रकार हम क्या कर सकते। और उन एनकाउंटरों में मरने वालों की अगर आप जाति और धर्म देखेंगे तो बहुत सारी पिक्चर क्लियर होकर आई। अगर एनकाउंटर की पॉलिटिक्स ही करनी है, अतीक अहमद के जो हत्यारे वो क्यों नहीं मारे जाते? फूलन देवी के हत्यारे को मारा जाएगा? कि एनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म देख के भारत में होता है, एनकाउंटर ऐसे नहीं होता, या दंगे करवाए जाते हैं। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, जो दंगाइयों को साथ लेके चलती है, जो हाथ में बंदूक लेके चलती है, जो एक विशेष वर्ग के प्रति नफरत का जो भाव रखती है, वो उस पुलिस का काम क्या है? आप ये देखिए कि कानून की आंखों से पट्टी हट चुकी है। कानून सबको देख रहा है कि किस हिंदू को न्याय देना, किस मुसलमान को न्याय देना है। न्यायपालिका खुद जातिवादी रवैये के से ग्रसित है और जातिवाद और धार्मिक उन्माद के चलते कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि आज जुडिशरी जो है निष्पक्ष रूप से वो काम नहीं कर पा रही जो उसे संवैधानिक रूप से करना चाहिए। कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जो राहुल गांधी है वो कहां है बहराइच मामले पे? उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कुछ हुआ और अब कार्रवाई जो चल रही है उसको लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तमाम ऐसे वीडियो जो उत्पाद मचाते हुए लोग जिसमें नजर आ रहे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी बीच एनकाउंटर भी हुआ है, पैर में गोली भी लगी है। सवाल यह है कि क्या जो कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्ष रूप से हो रही है? सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने शुरुआत की थी, जो लोग छत पर चढ़े थे या झंडा जिन्होंने उतारा था और उनके जो नीचे लोग वीडियो में नजर आ रहे थे, उन पर कितनों पर कार्रवाई की गई? हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, कार्रवाई हो रही है और सीधे, क्योंकि देखिए संवैधानिक कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई से पहले एनकाउंटर की कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर सवाल रहे, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो आपको एक मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ना तो मैं किसी दंगाई के साथ हूं, ना ही गोली मारने वाले के साथ हूं। मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार का रवैया आज मुस्लिमों के विरोध में क्या है और हिंदुओं के विरोध में क्या है। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि जब जब दंगों में मुस्लिम मरा, जब जब दंगों में दलित मरा, गुजरात में सैकड़ों ओबीसी मरे। आज एक मोची की जो स्टार था उसकी फोटो है, आज वो जूते काट रहा है। आप ये देखिए कि एक विशेष वर्ग के मरने पर सरकार जो है तुरंत मुआवजे का ऐलान करती है। मुआवजा किस बात के लिए? कि इस बात के लिए कि उसने एक घर में घुसे, वहां पर कुछ हुआ और उसकी मौत हो गई। मुझे एक बात बता दें, क्या आप जो मुआवजा देंगे किसी की जाति या धर्म देख के देंगे? दूसरी बात, जो ये मुद्दा है कि बहराइच के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि शासन प्रशासन बहुत जल्दी कार्रवाई कर रही है। अगर एनकाउंटर की पॉलिटिक्स ही करनी है, अतीक अहमद के जो हत्यारे वो क्यों नहीं मारे जाते? क्या फूलन देवी के हत्यारों को मारा जाएगा? क्या बथानी टोला, फूलपुर बातें, खेलान जी के हत्यारों को मारा जाएगा या उन्हें महामंडित किया जाएगा? आज सवाल यह है कि जब दंगे होते हैं या दंगे प्रायोजित होते हैं या दंगे करवाए जाते हैं, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, जो दंगाइयों को साथ लेके चलती है, जो हाथ में बंदूक लेके चलती है, जो एक विशेष वर्ग के प्रति नफरत का जो भाव रखती है, वो उस पुलिस का काम क्या है? हमने देखा 2 अप्रैल 2018 में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, दूसरे लोगों ने भी गोलियां चलाई, जो अनुसूचित जाति के वो 11-12 युवा जो शहीद हो गए। कोई भी आंदोलन हो, किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, उस आंदोलन को आज हम ये कह सकते हैं कि वो राज्य के द्वारा प्रायोजित जो है दंगे हैं। पर जिस तरीके से न्याय की जब बात की जाती है तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है न्याय दिलाने की, सजा दिलाने की, लेकिन जस्टिस के तौर पर बुलडोजर चलाना या जस्टिस के तौर पर एनकाउंटर करना, इससे आप कितना इत्तेफाक, कितने सहमत हैं? देखिए, मेरी एक बात सुनिए, भारत के अंदर आज आप ये देखिए कि कानून की आंखों से पट्टी हट चुकी है। कानून सबको देख रहा है कि किस हिंदू को न्याय देना, किस मुसलमान को न्याय देना है। कल तक जो कानून की आंख पे पट्टी थी, वो आंख इस वजह से बंद करके एक थी कि हम कानून को सबको नजर में एक रहेगा। आज आप ये देखिए कि न्यायपालिका का रवैया ये है कि न्यायपालिका खुद जातिवादी रवैये के से ग्रसित है और जातिवाद और धार्मिक उन्माद के चलते कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि आज जुडिशरी जो है निष्पक्ष रूप से वो काम नहीं कर पा रही जो उसे संवैधानिक रूप से करना चाहिए। क्या एनकाउंटर की कार्रवाई भी धर्म देखकर या जाति देखकर की जा रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भारत के अंदर तो जो एनकाउंटर होगा वो धर्म और जाति के आधार पर ही होगा।
आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं उन्होंने गोली मारी, देखिए मैं किसी के समर्थन में नहीं हूं। अगर कोई नुरेज मरता है या कोई राहुल मरता है या कोई गौतम मरता है तो जिन्होंने मारा है उसको जो आप कानून के सम्मत आप सजा दीजिए, कानून की प्रक्रिया का पालन कीजिए। परंतु अगर आप कानून की प्रक्रिया को बाईपास करके कुछ काम करते हैं तो यकीन मानिए कि जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाया आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। यकीन मानिए जब तक ये शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम चादर के दोनों कोनों को धोते रहेंगे, पूरी चादर हमेशा गंदी नजर आएगी। ये पूरा शासन प्रशासन इन दोनों ने ऐसा भेद डाल दिया है समाज के अंदर कि जब तक ना ये शेड्यूल कास्ट मुस्लिम एक होंगे और ना ही शासन सत्ता में कोई परिवर्तन होगा। पर कैसे है ये जो आपने एक बड़ा उदाहरण दिया कि चादर गंदी नजर आएगी, तो चादर को साफ कैसे किया जा सकता है? देखिए चादर तो पूरी धोई जाएगी, चादर तो पूरी धोई जाएगी जब तक ये मुस्लिम जो है कांग्रेस और भाजपा से अलग नहीं हटेगा, जब तक ये शेड्यूल कास्ट कांग्रेस की गुलामी करना नहीं छोड़ेगा, तब तक कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के जो लीडर्स हैं उनके मुंह में दही जमी रहेगी। और आप ये बात मानिए ना कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जो राहुल गांधी हैं वो कहाँ हैं बहराइच मामले पे? वो हर दिन जो है, जब बहन कुमारी मायावती का शासन था ना उत्तर प्रदेश में, ये दोनों बहन भाई रोज जो है अलीगढ़ पड़े होते थे। इन्हें हर आंदोलन जो नजर आता था उत्तर प्रदेश में नजर आता था। क्या उत्तराखंड की, क्या शिमला के अंदर, क्या आज बहराइच के अंदर, क्या वो जाएंगे? क्या वो इस बारे में एक बड़े लीडर मुस्लिमों की जो हक परस्ती की बात करते हैं, एक बहुत बड़े लीडर जो है वो कह रहे हैं जंग अभी जारी है, जंग का आगाज होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार से ये दोनों समाज अलग बटे हुए हैं, आज यकीन मानिए कि आज इन दोनों समाजों को, इस समाज को बनाने के लिए एकजुटता दिखानी होगी, तभी इन दोनों का अस्तित्व बचेगा, वरना ये दोनों जो है खत्म हो जाएंगे। पर हमने देखा कि जब मुस्लिम प्रोटेस्ट करते हैं या SC/ST के प्रोटेस्ट होते हैं, तो आपने बताया भी उदाहरण अप्रैल का कि किस तरीके से 2 अप्रैल को गोली चला दी गई थी। और ऐसी मुस्लिम जब प्रोटेस्ट करते हैं तो देखा जाता है कि अगर हिंसा या कहीं आगजनी होती है तो फिर उनसे वसूली की जाती है। आज जो बहराइच में हुआ उसको लेकर कहीं पर भी जो मुआवजा है, जिनकी दुकान है, शोरूम जलाए गए, उनकी बात नहीं हो रही है, वीडियो में चिन्हित कर कर कार्रवाई उन पर नहीं हो रही, तब के ऐसे तमाम चेहरे जो है सामने आ रहे हैं। देखिए मेरी एक बात सुनिए, आप मुझे मैं आपको एक ऐतिहासिक रूप से एक बात बताता हूँ। मुस्लिमों को बाबा साहब जो है 70 साल बाद नजर आए, याद आए। उससे पहले तो मुस्लिमों को सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर्स याद होते थे। कब आए? जब CAA NRC हुआ, जब दिल्ली और शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, उन प्रोटेस्ट के अंदर जो पढ़ी लिखी जमात मुस्लिमों की है उन्होंने बाबा साहब को समझा, तब उन्होंने कहा कि हाँ हम संविधान की बात करेंगे। मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट का अगर कोई भी आंदोलन है, मुस्लिम उसमें साथ नहीं देते। आपके इस तर्क को लोग डिफेंड भी करेंगे ये हवाला देकर कि बाबा साहब के साथ तो हम उस टाइम से थे जब बाबा साहब को पार्लियामेंट जाने से रोका जा रहा था, तो मुसलमान पहले नंबर पर थे। देखिए मैंने क्या बात आपको कही, मुस्लिम ना तो बाबा साहब विरोधी है, ना मुस्लिम संविधान विरोधी है, और ना ही मुस्लिम अनुसूचित जाति विरोधी है। एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिमों का अपने आप को वर्गों में बांट चुका है, जो फिरके हैं उनमें बांट चुका है। मैं देखता हूं जब शेड्यूल कास्ट के जितने आंदोलन है, अब आप ये देखिए कि शेड्यूल कास्ट का कोई आंदोलन होता है उसमें मुस्लिमों की रहनुमाई होती है, मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन होता है, और वो जानते हैं कि आज इनकी बारी है तो कल हमारी बारी हो। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ शेड्यूल कास्ट के बारे में, हमारे पास कुछ नहीं है, 5000 साल से कुछ नहीं था, आज कुछ नहीं है। अरे मुस्लिमों तो पूरे भारत में राज करता था, 600 रियासतों का राजा था। यकीन मानिए जो शोषित है, जो वंचित है, ना तो आज भारत के अंदर उसका कोई धर्म है, ना ही उसकी कोई जाति है। मुस्लिम चाहे कोई कितना अमीर हो जाए, जब सरकार उसे खत्म करने पे आती है ना, सिर्फ इतना टाइम लगता है। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया है। आपको बताऊं अधिकतर मुस्लिमों को यही नहीं पता कि वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, क्या इसका मतलब है, क्या इसके परिणाम होंगे, हम जानते हैं, शेड्यूल कास्ट जानते हैं। क्योंकि शेड्यूल कास्ट जब भगवान बुद्ध को मानते हैं तो उनकी सारी विरासतें छीन के जो है गैर बुद्धिस्टों के हाथ में दे दी गई है, और आज हम जो है अपने जो बुद्धिस्ट प्लेस है उनके लिए लड़ रहे हैं, उन्हें देखते हैं दूर से, कल मुस्लिम भी देखेगा।
अब सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक मुस्लिम, यानी कि मुस्लिमों का 5% का तबका और शेड्यूल कास्ट का 5% का तबका या 10% तबका मिलके उन लोगों के 100% से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। जब तक मुस्लिम समाज की 90% जो सोच है और शेड्यूल कास्ट की 90% लोगों की सोच है, जब तक वो नहीं मिलेगी, जब तक आंदोलन नहीं होगा। क्योंकि आंदोलन के लिए जरूरी है हम दोनों समाजों को मिलकर एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी और गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई सरकार का हमें निर्माण करना पड़ेगा। एनकाउंटर जस्टिस पर आपका क्या कहना है? नहीं, कानूनी रूप क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, एनकाउंटर नाम की कोई भी जो जस्टिस के अंदर में कोई भी जगह नहीं है। अगर आप एनकाउंटर करते हैं तो मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के अंदर जो एनकाउंटर है वो फिक्स एनकाउंटर है। सारे? बहुत सारे। अच्छा। बहुत सारे फिक्स एनकाउंटर है। और उन एनकाउंटरों में मरने वालों की अगर आप जाति और धर्म देखेंगे तो बहुत सारी पिक्चर क्लियर होके आएगी। मतलब साफ है कि कौन है उसमें। मैं आपको कह रहा हूं, खुल के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि एनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म देख के भारत में होता है। एनकाउंटर ऐसे नहीं होता कि उन्होंने सरकार, मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, मैं हूं एनकाउंटर के समर्थन में। पर क्या समर्थन में क्यों है आप? मैं जो कानूनी एनकाउंटर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड एनकाउंटर है, अगर कोई व्यक्ति बिना जाति बिना धर्म के विद्वेष के अगर सरकार पे, समाज पे, राष्ट्र पे हमला करता है और वो काबू में नहीं आता और परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उसको एनकाउंटर करना पड़ेगा। अभी की जो परिस्थिति है वो एनकाउंटर के लायक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर AK-47 बंदूक, AK-47 अगर किसान पे मिलेगी तो उग्रवादी है, दलित पे मिलेगी तो नक्सलवादी है, कश्मीरी मुस्लिम पे मिलेगी तो उग्रवादी है, कश्मीर और किसी पढ़े लिखे मुस्लिम पे मिलेगी तो आतंकवादी है। और वही AK-47 अगर संजय दत्त पे मिलेगी तो उसकी नाम की बड़ी बड़ी फिल्में बना के उसे राष्ट्र का सबसे बड़ा हीरो बनाया जाएगा। वही एनकाउंटर पॉलिसी है। कोई शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम को आप मार दोगे, परंतु वही फूलन देवी के हत्यारे को आप महामंडित करोगे। तो अगर आप किसी को धर्म और जाति देख के एनकाउंटर कर रहे हो तो एनकाउंटर के लिए तो बहुत सारे लोग हैं इस बात में जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही है कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए। पर क्या वजह है, जब प्रशासन के हाथ इतने सारे सबूत हैं, सामने वीडियोस हैं, जो घटना हुई है उसके गवाह भी मिल जाएंगे, उसके बावजूद प्रशासन एनकाउंटर की पॉलिसी क्यों अपना, क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई से उनको सजा दिलवाई? देखिए, दो चीजें, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं। मैं फिर कह रहा हूं कि एनकाउंटर का अगर आप रेशियो देखेंगे और आप शेड्यूल कास्ट और मुस्लिमों को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसका एनकाउंटर होता है इस भारत के अंदर, किसका एनकाउंटर होता है। परंतु अब जब आप इस एनकाउंटर की वर्तमान की बात कर रहे हैं तो मैं यकीन मानिए कि भारत के अंदर बहुत सारे आंदोलन इससे भी ज़्यादा हिंसक हुए, इससे भी ज़्यादा हिंसक हुए। आप ये कहते हो कि हमने, उसने फलाने ने गोली मारी, हमने एनकाउंटर में मारा गया। देखिए, एनकाउंटर जो है, एनकाउंटर जो रूल है, जो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल एनकाउंटर रूल है, वो भारत के संविधान में उसकी कोई जगह नहीं है। आप ये देखिए कि हम, ये गैर संवैधानिक काम है, सरकारी गैर संवैधानिक है। ये सरकार गैर संवैधानिक है। सरकार गैर, अगर सरकार अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाती स्टेट के अंदर, कानून व्यवस्था शांति को नहीं बना पाती, ये एनकाउंटर आपको क्या लगता है गैर संवैधानिक है? गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और एक विशेष वर्ग के प्रति ये राज्य सरकारों की सोच को दिखाती है कि किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं। तो इसका काउंटर क्या है फिर? इस एनकाउंटर का काउंटर क्या है? देखिए, इसका एनकाउंटर का काउंटर बस एक है, जब तक हम अपनी शासन सत्ता नहीं बनाएंगे हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा, मीठा मीठा गप गप फीका फीका। संविधान की शपथ तो उन लोगों ने भी ली है, जो मौजूदा सरकार है वो भी संविधान से ही चल रही है, जो प्रशासन पर बैठे हैं वो भी, प्रशासन में जो लोग हैं वो भी संविधान के दायरे में है। देखिए, संविधान के दायरे में भारत का रहने वाला हर जीव जंतु, आदमी, मनुष्य, पुरुष जो सांस लेता है वो सब संविधान के दायरे में। हाँ, फिर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो सरकारें हैं, जो सरकारें एक सोच को बढ़ावा दे रही है, एक विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। आप ये देखिए कि खुल्लम खुल्ला आज यूट्यूब पे कि भाई मुल्ला है, मुस्लिम है, चमार है, चूड़ा है, भंगी है, ये है, वो खुल के गालियां दी जाती है और उसको सरकार प्रमोट करती है। वो चाहे तो एक सेकंड में बंद हो सकती हैं सारी चीज़ें, परंतु वो बंद नहीं हो रही। अब जब एनकाउंटर पॉलिटिक्स की बात है, एनकाउंटर पॉलिटिक्स, आप ये मानिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्यों, पिछले कई सालों का अगर आप डाटा निकालेंगे, मुझे एक बात बताएं कि पिछले कई साल के डाटा में आप अगर ये देखेंगे एनकाउंटर किस लोगों का हुआ, तो आपको अपना जवाब तुरंत मिलेगा कि इस एनकाउंटर के पीछे क्या साजिश है।
पर इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, आपको लगता है कि जैसे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, यानी वो एक होने की बात करते हैं, एक रहोगे नेक रहोगे, लगता है कि ये प्रभाव है समाज पे, इस तरीके के मैसेज जाते हैं? देखिए, पहली बात, अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की बातें करता है तो उसे मोरल रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपना जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि वो लीडर जो है वो किसी एक विशेष वर्ग का नहीं है। वो लीडर उसका नहीं है जिन्होंने उसे वोट दी है, बल्कि वो सभी का लीडर है। उसके अंदर, चाहे मैं खुल के कहता हूँ कि अगर मैंने बीजेपी को वोट नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री मेरा नहीं है। सभी के लिए, वो सभी के लिए है। अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक विशेष वर्ग को कहता है तो इसका मतलब उसकी जो इनकम्पेटेंसी है, और उसे जो है तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए, या केंद्र सरकार को उससे त्यागपत्र ले लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सत्य प्रकाश गौतम जी थे, एडवोकेट हैं। लगातार कानूनी दावपेच और संवैधानिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इस पर बेबाकी से बात रखते हैं। पूरे इंटरव्यू को लेकर जो भी कुछ बहराइच में हुआ है उस पर हमने बात की। आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।